हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे, एरे कहते हैं बनावट को, और फॉर्मेशंस ऑफ कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच दैट 0 2 7 4 3 1 and then enclosed by bracket. Square bracket is said to be to form a matrix such that similarly this is an other matrix. असल में कहना क्या चाह रहे हैं, आपने क्या कहना है, आपने कुछ रियल नंबर लेने हैं, उसको इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद आपने जस्ट उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद जो चीज़ बनेगी हमारे पास, जो सामने शेप्स हासिल होगी वो इस जस्ट लाइक इस तरह की होगी, तो इसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। सिमिलरली ये भी एक मैट्रिक्स है। इस तरह मैं और भी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ से 1 2, तो ये भी क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक रोज होती है और दूसरा कॉलम होता है। सबसे पहले रोज है। रोज क्या होता है? द एलिमेंट प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। द और कॉलम क्या है? द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज आर कॉल्ड रोज। यानी कि जो एलिमेंट हमें वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कॉलम। और जो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे इसे हम लिखेंगे रोज। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये मैट्रिक्स हमें दिया गया है। इसमें आप देखें कि ये जो चीज़ है ना, अगर मैं ऐसे लगाता हूँ, ये 1 रोज, सेकेंड रोज, थर्ड रोज, यानी कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज है? 3। अब देखते हैं इसमें कॉलम कितने हैं। कॉलम क्या कहते हैं कि वो वाले एलिमेंट जो वर्टिकल रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कॉलम। तो देखें यहाँ पर वर्टिकल कितने कॉलम बनते हैं? 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 3 कॉलम बनते हैं। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, फिर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। देखते हैं जी। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो हमें उसके नंबर ऑफ रोज को फाइंड करना है और नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड करना है। फिर कहता है अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ़ आ मैट्रिक्स एम, कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स एम है, हैज़ एम रोज, उस मैट्रिक्स एम में एम रोज है एंड एन कॉलम्स, और कितनी रोज है? एन कॉलम्स, देन एम इज सेट टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। यानी कि ऑर्डर लिखने का क्या मेथड है? पहले आपने नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, उसे एम लिखना है, फिर बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखनी है एन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कह देता हूँ ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी, आप काउंट करो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, आपने 3 लिख लेना है। फिर मल्टीप्लाई का निशान, सिंबल, फिर आगे वर्टिकल 1 2 3 4। अब इसमें कितने 4 कॉलम है? 4। याद रखें जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है ना, तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखने हैं और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल और फिर किसकी? नंबर ऑफ कॉलम। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर एक खुद से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि b इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें रोज देखिए 1 रोज हो गई, ठीक है। कॉलम देखते हैं 1 2 3, यानी कि इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/3। अब हम एक्सरसाइज में कुछ ऑर्डर फाइंड करने के एग्जांपल देखते हैं। क्या एक्सरसाइज देखें। अब ये कुछ मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाए हैं जिसके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं, ठीक है। आप भी ट्राई करें। देखें यहाँ पर कितनी रोज बनती है इस मैट्रिक्स में? रोज कितनी बनेगी? 1 रोज, फिर ये सेकंड रोज, यानी कि कितनी रोज आ गई? 2 रोज आ गई। मल्टीप्लाई कॉलम कितने आएंगे? कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन, 1 2, तो ये कितने आ जाएंगे? 2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड करना है आपने। कितनी रोज बनती है? 1 2, यानी कि 2 रोज है,
मल्टीप्लाई कॉलम कितने बन रहे हैं 1 2 और इसमें भी 2 बाय। अब मैट्रिक्स सी में देखें, अब यहाँ पर देखिए एक रोज है, ठीक हो गया 1 बाय। अब कॉलम देखने 1 2 यानी कि 2 वर्टिकल लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी हो जाएगी 2। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है हमारे पास डी। अब इसमें देखें कितनी रोज है 1 2 3 यानी कि 3 रोज आ गई। मल्टीप्लाई कॉलम देखते हैं वर्टिकल लाइंस कितनी 1 यानी कि हम एक 1 ड्रा कर सकते हैं इसकी वर्टिकल लाइंस, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है राइट करना होता है, जिस आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें आप एग्जाम्पल ई में देखिए कितनी है रोज 1 2 3 यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, और कॉलम देखें कितने बनते हैं 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 बनते हैं, ठीक है कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा 3/2। अब एक एग्जाम्पल एफ में, अब आप ये देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज बनती हैं, इसमें तो सिंपल एक रोज बनती है, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम कितना बनता है, और वर्टिकल कॉलम भी 1 ही बनता है, तो इसका कितना आ जाएगा ऑर्डर 1/1, ठीक है। मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको इजीली हर तरह के एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर सकूं, ताकि आपके जहन में ऑर्डर का जो कंसेप्ट है ना वो आसानी से बैठ सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखो 1 2 3 यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। वर्टिकल लाइन देखते हैं 1 2 3 यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। अब ये साथ लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि एच है, तो देखें इसमें कितना है 1 2 यानी कि 2 रोज है, मल्टीप्लाई कॉलम कितनी है 1 2 3, तो इसमें कितने आ जाएंगे कॉलम 3 2/3। अगर आपको फिर भी इसके ऑर्डर के बारे में कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको दोबारा वीडियो के ज़रिए एक नई वीडियो के ज़रिए मैं आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझा। अब देखें ये इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। जाहिर बात है जब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उसमें दो कंडीशन पाई जाएगी। सबसे पहली जो कंडीशन आपने चेक करनी है, आपने चेक करना है कि क्या दोनों के ऑर्डर सेम है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है दूसरी कंडीशन में कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज है वो क्या इक्वल्स हैं, तो देन दो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी, ए को बी के इक्वल कहेंगे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ। यानी कि ये दो जो कंडीशन है अगर ये अप्लाई होगी तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। नेक्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है, देखिए मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4, सिमिलरली ये ए कह देता हूँ मैं इसे, और बी, ए बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स को यहाँ से पिक करता हूँ और मैट्रिक्स बी के ऊपर रख दूँ, ठीक है, अप साइड में, अगर ए को पिक करूँ और बी के ऊपर रख दूँ, तो आप देखेंगे कि 1 किसके ऊपर आ रहा है 1 के, 2 2 के, 3 3 के, 4 4 के। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बी में वो 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4। इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ये दो कंडीशनें किसी भी दो मैट्रिक्स में अप्लाई की जाएगी, इक्वल हो एग्जिस्ट करती हो, तो हम कह सकते हैं कि वो दो मैट्रिक्स क्या है वो इक्वल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक मैंने छोटी सी एक्सरसाइज रखी हुई है, यहाँ पर देखते हैं मैंने राइट की। अब ये यहाँ पर डिफरेंट मैट्रिक्स दिए गए हैं हमें, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जैसे कि ए क्या दिया गया हमें 3 दिया गया, बी क्या दिया गया 3 4 दिया गया, सी 5 - 2 दिया गया, क्या दिया गया 5 - 2। इसी तरह डी ई एफ जी एच आई जे। हमने बताना है कि
ए किसके इक्वल आता है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, डी किसके इक्वल है, ई किसके इक्वल। हमने आपस में कंपैरिजन करना है, जो से इक्वल होंगे उनको हमने बता देना। लेकिन जब भी इक्वल बताना है इससे पहले आपने देखना है कि सी के कोई मैट्रिक्स अनसॉल्व तो नहीं है। जैसे कि ए तो परफेक्ट फॉर्म में अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, बी भी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर सी देखो, सी के साथ क्या लगा हुआ है, सी में है 5-3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब डी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ई भी ठीक है, एफ भी, अब जी में भी कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही है, पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ताकि इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले। 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 2 6 आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखिए एच भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, आई में भी थोड़ा, इसको भी अनसॉल्व है, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें 3। अब 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। अब लास्ट में जे देखें, अगर जे भी अनसॉल्व है इसको भी सॉल्व करते हैं पहले जी। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये मैंने पहले सबसे पहले ना जितने भी अनसॉल्व मैट्रिक्स है उनको मैंने सॉल्व कर लिया। अब आप इजीली देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आएगा, वो मैट्रिक्स सी के इक्वल आ गया। यानी कि हमारे पास एक तो जवाब आ गया कि ए = किसके आएगा, सी आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप बी देख सकते हैं, बी में 3 5 एलिमेंट है, तो आप देखो कि बी किसके इक्वल है, तो यहाँ पर 3 5 = यहाँ पर आई के इक्वल, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 3 है और दूसरा एलिमेंट भी 5 है, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, बी = आई आ गया। सिमिलरली आप खुद सर्च करें। अब ई देखें, ई किसके इक्वल है, ई एच सेम है, ई एच सेम है, उसके अलावा जे भी, ये तीनों से इक्वल है, तो हम कह देंगे इसमें ई = एच = जे, ठीक है। और बाकी कोई रह जाता है तो यहाँ पर अगर डी को देखें तो डी किसके इक्वल आता है, यहाँ पर डी तकरीबन किसी के इक्वल नहीं, यानी कि डी के इक्वल वाला कोई मैट्रिक्स मौजूद है ही नहीं। तो यानी कि यहाँ से हमें सिर्फ यही मैट्रिक्स मिले, ए = सी मिला है और बी = सी आई, और ई जे एच जे, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल दे दिए जाएं तो हम उसमें से ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो ये 9 क्लास का एक्सरसाइज 1 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो इन जर्नल भी हम इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, हम कैसे ए बी सी के। सबसे पहले आपको पता है कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब है कि जो कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि ए प्लस सी जो है कोरोस्पॉन्डिंग होगा 0, ठीक है। इसी तरह ए + बी 2b होता है कोरोस्पॉन्डिंग -7 की। यानी कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे जब उनके 2 कंडीशनें अप्लाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन जब उनका ऑर्डर सेम हो, सेकंड कंडीशन उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर तो खुद इन्होंने इक्वल मैट्रिक्स दे दिए, तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो इनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना उनको सेम रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर ए + सी किसके इक्वल आता है, उसका ए + सी का कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा, 0, तो ये आ जाएगा 0। इसे एक इक्वेशन का नेम दे देना है आपने, ठीक हो गया। नेक्स्ट ए + 2b का कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें आप -7 है, तो ए + 2b = -7, इसे सेकंड इक्वेशन का नेम दे दें हम, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें 1 - c - 1 किसका, इसका कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा बनेगा, 3, तो इसका क्या जवाब आएगा, c - 1 = 3, इसे इक्वेशन 3rd का नेम दे देना आपने, ठीक है। इसके बाद लास्ट इक्वेशन क्या है, 4d - 6 = 2d, तो ये क्या आ जाएगा, 4d - 6 = 2d। ये हमारे पास टोटल इक्वेशंस 4 बन गए। अब हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और 1 बाय 1 हम ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आपको कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का पता नहीं चल रहा कि ए + सी का 0 कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे बनता है या आपको नहीं पता चलता, तो आप क्या करो, इस मैट्रिक्स को पिक करो और इस मैट्रिक्स के ऊपर रख दो। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को इसके ऊपर रखेंगे
तो a प्लस सी की किसके ऊपर आएगा 0, यानी कि a प्लस सी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 0। सिमिलरली a प्लस टू बी किसके ऊपर आएगा, वो -7 के, यानी कि a प्लस टू बी -7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशंस बन गई है, हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले इक्वेशन वो यूज़ होती है जिसमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हो। अब दो अल्फ़ाबेट हो यानी कि a प्लस बी सी है, जैसे कि पहली इक्वेशन, इसमें से तो ना तो a की वैल्यू निकल सकती है ना तो c की, या तो हमारे पास a की वैल्यू हो तो देन हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो c की वैल्यू हो देन हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अब ये इक्वेशन देखो, इसमें भी दो अल्फ़ाबेट है, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन देखें अगर आप वहाँ, तो यहाँ पर c माइनस वन इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर सिर्फ एक एक्स अल्फ़ाबेट है, तो इसको यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस थर्ड, ठीक है। अब थर्ड को जब यूज़ किया c माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ जो एलिमेंट प्लस माइनस वाले होते हैं वो उसे 1 बाय 1 पिक करते हैं और उस राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और जब माइनस वाला एलिमेंट जब उस तरफ जाता है तो आपको पता है कि बेसिक एडिशन के रूल के तहत क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाता है उस तरफ जाके प्लस हो जाता है, अगर प्लस होता तो उस तरफ जाके माइनस हो जाता। तो सी की वैल्यू क्या आ जाती है, +4 आ जाती है, ठीक होगी। अब हमारे पास एक वैल्यू होगी, हमने देखना है कि अब बाकी कितनी रहेगी, हमारे पास a b और d रह गया, ठीक है। अगर आप c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करें, ठीक है, अगर c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, a की आएगी। तो आपने यहाँ पर लिखना है जस्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपने c की जगह वहाँ पर क्या पुट कर देना, 4 पुट करना, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में देखो a एज इट आ गया और c की जगह हमने क्या पुट किया, 4 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये न्यू इक्वेशन बन गई है, अब इसमें एक अल्फ़ाबेट है तो एक अल्फ़ाबेट वाली इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो उस तरफ जाके ये प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लो अब देखिए हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। अब देखें अगर ए की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, ए की वैल्यू को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू फाइंड होगी, बी की वैल्यू। तो जस्ट इसमें आपने लिखना है पुट इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ए की जगह आप पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, जी देखिए ए की जगह आ जाएगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक होगी। अब ये न्यू इक्वेशन, अब देखें इस इक्वेशन में एक अल्फ़ाबेट है यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्लस माइनस वाले एलिमेंट्स होते हैं उससे दूसरी तरफ लेके जाने, तो यहाँ पर -4 है, -4 उस तरफ जाएगा तो क्या जवाब आ जाएगा, -7 और -4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। +4, अब आपको पता है कि 2b इज इक्वल टू -7 + 4। जब भी आप 2 एलिमेंट को प्लस माइनस करते हैं ना तो याद रखना प्लस माइनस में हमेशा जो सिंबल है ना वो हमेशा बड़ी वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यूज़ का आता है। अब 7 ग्रेटर है 4 से तो इसकी अलामत क्या आ रही है, माइनस, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 में से 4 के तो क्या आंसर आ गया, हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। कि यानी कि जब भी प्लस माइनस वाली टर्म आ जाती है तो जो सिंबल है ना वो प्लस या माइनस का जो भी है वो ग्रेटर वैल्यू का लगता है, और वैल्यूज़ जो होती है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अब देखिए हमने b निकालना है, 2 इस b से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो तो उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। या फिर आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 3 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हमारे पास रह गया d। अब b को हम किसी इक्वेशन में यूज़ नहीं कर सकते, तो देखते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर ली, सेकंड भी यूज़ कर लिए, थर्ड भी यूज़ कर। अब फोर्थ इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन में 4d - 6 है इज इक्वल टू d, यानी कि एक इक्वेशन में अगर एक अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स आ जाता है तो उस इक्वेशन को भी हम किसी की मदद के बगैर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 4d
-4 6 इज इक्वल टू 2d। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स आ जाए या 2 दफ़ा आ जाए, तो आप क्या करना है कि उनको सेम अल्फ़ाबेट को एक साइड में इकट्ठा कर लेना है और जो सिंपल कांस्टेंट नंबर होते हैं उसे उठा के दूसरी साइड में। अब देखिए ये भी d है और ये भी d, इसको आप एक साइड में इकट्ठा कर लो 4d। अब ये 2d जब इस तरफ आ जाएगा तो ये -2d होगा, यानी कि इस तरफ आके अलामत चेंज करेगा और ये -6 को कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4d में से 2d हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास 2d आ जाएगा। ठीक है, और 2d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा 6/2। अब 2 1 2 2 3 6 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए थे, हमने उसके एलिमेंट्स को कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा, इक्वेशंस बनाई। उसके बाद हमने वो इक्वेशन यूज़ की जिसमें एक अल्फ़ाबेट है, फिर उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऐसे 1 बाय 1 तमाम अल्फ़ाबेट वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।